बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 77 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे, दी एटमॉस्फेयर। तो उसमें लास्ट टाइम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आपको पता है जो चीज़ें स्मार्ट सिलेबस में हैं हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप सबके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर होना चाहिए 124 और यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर होना चाहिए 126। तो बेटा ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 124 के ऊपर देखें आप, एक बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन बॉक्स डू यू नो में, जो पहला डू यू नो है उसमें। और वो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसी से रिलेटेड एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो भी एक्सरसाइज का है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आई थिंक सो। तो आप उसको देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन जी। कार्बन मोनोऑक्साइड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर भी 5 है। क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन ये है, वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड अ हेल्थ हैज़र्ड। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्थ हैज़र्ड क्यों है, हमारी हेल्थ के लिए इतना डेंजरस क्यों है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, और अगर हेल्थ हैज़र्ड है तो क्यों है, कैसे है। और शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हिडन एनिमी, कि ये एक हिडन एनिमी है, क्यों है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जी। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस गैस है, ये इसकी अपनी एक नेचर है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पॉइजनस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है, लेकिन है क्या, पॉइजनस। ये पॉइजनस गैस है, यानी हम इसको कह देते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट है। ज़ाहिर है एयर पोल्यूटेंट है तो ही हमारे लिए हेल्थ हैज़र्ड है। ये एक एयर पोल्यूटेंट है और पॉइजनस गैस है। क्या होता है इसका पता नहीं चलता, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये शामिल होती है जब हम किसी चीज़ की बर्निंग करते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होती है आपको पता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फॉरेस्ट फायर या वुड को बर्न करने से, तो ये प्रोड्यूस होती है, इसका सोर्स है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, इसको अगर हम इनहेल कर लें, क्योंकि हम जाहिर सी बात है अगर हम देखा जाए तो जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाहिर सी बात है अगर ये एयर में होगी तो जाहिर सी बात है अगर ये इनहेल हो जाए या हम इसको इनहेल कर लें, इफ़ वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो क्या होता है इससे, इसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये डायरेक्ट जाकर बाइंड हो जाती है, इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, जाकर बाइंड हो जाती है। इसको आपने जहन में रखना है, हेमोग्लोबिन के साथ इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड हो जाती है, स्ट्रांगली बाइंड, ये स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है। जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, बाइंड होने के बाद जाहिर सी बात है हेमोग्लोबिन के साथ स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप कर देगी एंड कट ऑफ, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। इसको बोलते हैं हिंडरिंग, हिंडरिंग यानी रोकना, उसको रोक देगी किसकी, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी हमारे बॉडी में, जो हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी तो क्या होगा, इट कॉजेज सफोकेशन
सफोकेशन कॉज करेगी, क्योंकि अगर हम इसको मुसलसल ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करते रहें या हमसे इनहेल हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और सफोकेशन हो जाएगी। एंड सफोकेशन, आपको पता है जब सफोकेशन हो जाएगी, दम घुट जाएगा, इट कॉजेज अल्टीमेटली डेथ। ये डेथ कॉज कर सकती है, सफोकेशन से डेथ हो सकती है। ठीक है, इतना डेंजरस है। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है। ये प्रोड्यूस कब होती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, किसी चीज़ की बर्निंग हो रही हो, बर्निंग प्रोसेस के दौरान या कंबस्टन के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो। जैसे एक बंद कमरे में हम कोई चीज़ जला देते हैं, अगर हम एक बंद कमरे में अगर हम क्या करें, किसी चीज़ को, वुड को बर्न कर दें, कोल को बर्न कर दें और मुसलसल करते रहें, तो जाहिर सी बात है एक बंद कमरे में एक क्लोज्ड मतलब सिस्टम के अंदर अगर हम इसको करते रहें तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जाहिर कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि मोस्टली इन विंटर सीज़न कुछ लोग बंद कमरे के अंदर हीटर चला देते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर या गैस हीटर चला देते हैं। ठीक होगी बात, इस तरीके से, या वैसे ही कोल को बर्न करते हैं। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि सोने से पहले उनको स्विच ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आपको नींद आ जाएगी तो वो गैस हीटर चलता रहेगा, जाहिर सी बात है कंबस्टन होती रहेगी गैस की, और कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी तो अचानक बंद कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वो अगर हम इनहेल हो जाए, हमसे इनहेल कर लेंगे, सफोकेशन क्रिएट करेगी एंड इट मे कॉजेज अल्टीमेटली डेथ। तो इसीलिए हमें इस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए कि बंद कमरे में सोने से पहले गैस हीटर वगैरह बंद कर देने चाहिए। और वैसे भी क्लोज्ड सिस्टम में मतलब ये बर्निंग को प्रेफर नहीं किया जाता, मतलब बर्निंग नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको रीड भी कर लेते हैं साथ कि क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर बेटा यही होगा, डू यू नो वाला जो लिखा हुआ है आपके पास। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट, इट इज़ हेल्थ हैजर्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस, बीइंग कलरलेस एंड ऑडोरलेस, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये कलरलेस भी है, ऑडोरलेस भी है। इस वजह से यानी पता नहीं चलता इसका, ये कलरलेस भी है एंड ऑडोरलेस भी है। इसीलिए इस वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी पहचान नहीं हो पाती, पता नहीं चलता कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा, इट प्रेजेंस कैन नॉट बी नोटिस्ड इजीली एंड रेडिली, व्हेन इनहेल्ड इट बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन मोस्ट स्ट्रांगली देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, दस हिंडरिंग मीन बता दिया, यानी कट ऑफ कर देना, स्टॉप कर देना या कम कर देना, रोकना सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। एक्सपोजर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज हेडिक एंड फैटिग, ये सर दर्द और थकन का भी बायस बनती है, पहले यानी कि ऐसे ही फील होता है। ठीक है, इफ़ इनहेल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इट रिजल्ट्स इन ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज एंड अल्टीमेटली डेथ। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होगी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगी। इट इज़ इट इज़ द रीज़न बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस, बता दिया मैंने आपको कि क्लोज प्लेसेस में आपको बर्निंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन कम होती है, क्लोज प्लेस में ऑक्सीजन कम होगी, एयर कम होगी, और क्लोज प्लेस में एयर कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो सफोकेशन कॉज करेगी। हाँ जी, इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल और गैस हीटर, कुकिंग रेंज etc बिफोर गोइंग टू स्लीप। यहाँ तक तो बेटा इसी वजह से कलरलेस और ऑडोरलेस होने की वजह से इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चलता, इसको हम इजीली नोटिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ आ हिडन एनिमी। ये हिडन एनिमी इसीलिए है क्योंकि इसका पता नहीं चलता, इसको हम नोटिस नहीं कर सकते, कांट बी नोटिस्ड रेडिली, कांट बी नोटिस्ड इजीली, क्योंकि बिकॉज इट कैन नॉट बी noticed easily and readily, that's why it is hidden enemy. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एसिड रेन नाम से जाहिर है, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का है 127।
जी जी बेटा, अब बेटा एसिड रेन की जब हम बात करते हैं आपको पता है कि बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स आपको पता है जो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल से इमिट होते हैं, ज़्यादातर जो डेंजरस हैं, हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस, वो हैं सल्फ़र की ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये हैं। और इसके साथ नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वो ऑक्साइड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये एक मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। इनको हम आमतौर पर NO लिखकर साथ X लिख देते हैं, बेस में X, यानी हम कहते हैं ये मिक्सचर की फॉर्म में है। जहाँ भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे आप देखेंगे कि NO और NO2 इन दोनों मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जहाँ भी होते हैं, इसीलिए इनको NOX लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। NO और NO2 लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर डेंजरस ये हैं बेटा, सल्फ़र के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड्स भी एयर में होते हैं नो डाउट, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो डेंजरस हैं वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्यों बेटा, मैंने अभी बताया है आपको, जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, जब ये रेन वाटर के साथ मिलते हैं, व्हेन दे कंबाइन विद रेन वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र ये कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, यानी उस वाटर वो एसिडिक हो जाता है वो। इसी तरह जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में देखा जाए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में इसको लिख देता हूँ NOX। जब इनका रिएक्शन, ये भी जाहिर सी बात है एयर में होते हैं, जब बारिश होती है तो ये रेन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं दो तरह के एसिड में। एक होता है HNO2 प्लस, एक होता है HNO3। HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, यानी ये क्या कर देते हैं, तीन चीज़ें बना देते हैं, H2SO4, HNO2 एंड HNO3, ये चीज़ें बना देते हैं। तो इसका मतलब है फिर जो रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाता है, इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। यानी एयर पोल्यूटेंट्स एयर में होते हैं, जब बारिश होती है तो वो एयर पोल्यूटेंट्स कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, रेन वाटर के साथ, और उन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। उन सल्फ़र के ऑक्साइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रस एसिड में और नाइट्रिक एसिड में, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। रही बात कार्बन के ऑक्साइड्स की, बेटा कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं ना वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं ना, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जब वाटर के साथ कंबाइन होते हैं ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। इसका फार्मूला होता है H2CO3, H2CO3। ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, ये वीक एसिड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी जो pH होती है ना, आपने pH पहले पढ़ लिया है, pH जो है इसकी रेंज होती है वो कहाँ होती है, 5.6 से 5 तक होती है, 5.6 से 5 तक होती है, सॉरी 5.6 से 6 तक, यहाँ तक इसकी pH 5.6 से 6 तक इसकी रेंज होती है। किसकी? कार्बोनिक एसिड की, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो pH होती है। तो ये रेंज इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है,
पीएच की वैल्यू, बेशक 7 से लेस है, 7 से वैल्यू जितनी लेस होती जाएगी उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो ये एसिड है ना, जो हम बात कर रहे थे, इन एसिड्स की अगर मैं बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं और नाइट्रिक एसिड की, इनकी पीएच तो बेटा और भी कम हो जाती है, पीएच रिड्यूसेस टू 4, इनकी पीएच जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूसेस टू 4 तक चली जाती है, समटाइम तो 4 से भी लेस हो जाती है, आमतौर पर 4 से भी लेस हो जाती है, यानी कि इस रेंज तक रहेगी तो वीक एसिड, हम इसको बोलते हैं वीक एसिड, मैंने बता दिया, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, दैट इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ये जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर की पीएच जो है वो कितनी हो जाती है, 4 तक, समटाइम तो 4 से भी लेस हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये एसिड रेन। तो हम कह सकते हैं कि एसिड रेन कैसे बनती है, व्हेन एयर पोल्यूटेंट्स कंबाइन विद रेन वाटर, या acid rain is formed by dissolving air pollutants, in water, in rain water। तो जैसे ही, या बाय रेन वाटर, एयर पोल्यूटेंट्स जैसे ही कंबाइन होंगे किसके साथ, रेन वाटर के साथ, तो हम क्या कहेंगे, एसिड रेन प्रोड्यूस होगी। ये थी उसकी फॉर्मेशन। अब एसिड रेन बन गई, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड आ गया। अब इसके इफ़ेक्ट्स भी तो होंगे डेंजरस, बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, एसिड रेन जहाँ जहाँ पे गिरेगी तो वहाँ वहाँ नुकसान पहुँचाएगी। तो कौन कौन से इसके मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करें, इसकी जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जी। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन पेज नंबर 128 के ऊपर देखें, उसके इफ़ेक्ट्स भी बताए गए हैं, एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, वहाँ पर इफ़ेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इसके एसिड रेन के जी बेटा। जाहिर सी बात है बेटा, ये एसिडिक वाटर होता है, जब एसिडिक वाटर फॉल डाउन करेगा किसके ऊपर, ओपन ग्राउंड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मोस्टली सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी ओपन ग्राउंड के ऊपर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मतलब फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल है, या वैसे कोई केमिकल वेस्ट पड़ा है, उसमें क्या होते हैं मोस्टली सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं। अब हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स कौन कौन से, उसमें से चंद के नाम बता देता हूँ मैं आपको। उनमें लेड के सॉल्ट होते हैं, लेड के सॉल्ट है, कोई भी लेड का सॉल्ट हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मरकरी, Hg, इसका कोई सॉल्ट हो, वेस्ट मटेरियल में पड़े होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनमें ये एलिमेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलुमिनियम, एलुमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं, ये भी अगर उसमें आ जाएँ तो। क्रोमियम में मोस्टली ये ज़्यादातर इनकी बात की गई है आपकी बुक में, हम इनको ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो और भी होते हैं, आर्सेनिक भी होता है, कैडमियम भी होता है, ठीक है, लेकिन हम फिलहाल इनकी बात करेंगे। Pb लेड का सिंबल है, Hg मरकरी का है, Al एल्यूमिनियम, Cr क्रोमियम, ये हैवी मेटल्स, इनके सॉल्ट्स मोस्टली पड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब एसिड रेन फॉल करती है तो इन हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, इनको डिज़ोल्व कर लेती है एसिड रेन में। ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व करके जाहिर है जब जहाँ वाटर जाएगा, बारिश का पानी जहाँ जाएगा, इनको भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा। उस टर्म को बोलते हैं डिज़ोल्व करने को, लीड्स अवे, लीड्स अवे, यानी उसको बहा कर साथ ले जाना। उनको डिज़ोल्व करके, हैवी मेटल का सॉल्ट पड़ा होगा, उसको डिज़ोल्व करके हैवी मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा और उनको बहा कर साथ ले जाएगा, इसको बोलते हैं लीड्स अवे। और लीड्स अवे करेगा, डिज़ोल्व करके ले जाएगा कहाँ पर, एंड जब यहाँ से लीड्स अवे करके जाएगा और डिस्चार्ज कर देगा इनको कहाँ पे, एंड डिस्चार्ज कर देगा इनको किस में, इनटू लेक्स, या तो लेक्स में, रिवर्स, कैनाल्स, ETC, यानी जहाँ भी ये वाटर जाएगा उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और जब ये वाटर एंटर होगा लेक्स में, रिवर्स में, कैनल्स में, अगर यही वाटर, लेक्स का वाटर, अगर ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान अगर वो पानी पीने के लिए यूज़ करेंगे, या वो रिवर्स का वाटर है, या वो कैनल्स का है, या लेक्स का है, अगर वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, जाहिर है उसमें हैवी मेटल्स होंगे। ये हमारे लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, डेंजरस होगा, टॉक्सिक होगा।
टॉक्सिक होगा उनके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और अगर यही वाटर किसमें, ये जो लेक्स में, रिवर्स में, कैनल्स में है, वहाँ पर जाहिर सी बात है एक्वेटिक एनिमल्स भी तो शामिल हैं, एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज करेगा। एक्वेटिक लाइफ इससे डैमेज होगी, इससे अफेक्टेड होगी। उसमें फ़िश, मछलियाँ वगैरह होती हैं, और भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। मोस्टली ज़्यादातर एल्युमिनियम आयन, Al3+ मैंने लिख दिया, एल्युमिनियम आयंस, एल्युमिनियम के जो आयंस होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए और फ़िश को डैमेज करता है। क्या करता है? फ़िश, जाहिर सी बात है उनके ये एल्युमिनियम के जो आयंस होते हैं, ये फ़िश गिल्स, जो गिल्स होते हैं फ़िश के, उनको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। फ़िश गिल्स को उनमें फंस जाते हैं ये एल्युमिनियम के, क्लॉग्स मीन फंस जाना, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फ़िश गिल्स में फंस जाते हैं। जिससे क्या होता है, फ़िश गिल्स में जब ये क्लॉग्स हो जाएंगे, फंस जाएंगे, एल्युमिनियम के आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो सफोकेशन क्रिएट करेंगे। सफोकेशन क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी मछलियों की, मछलियाँ मर जाएंगी, डेथ ऑफ फिश, ये होगा। यानी हैवी मेटल्स इंसानों के लिए भी डेंजरस हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अगर वो वाटर यूज़ करेंगे। और अगर ज़्यादातर एल्युमिनियम, वैसे एल्युमिनियम का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एल्युमिनियम सॉल्ट्स का या एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम की आयंस अगर उसमें ज़्यादा हो जाएं तो एक्वेटिक लाइफ सबसे ज़्यादा इनसे डैमेज होती है। क्यों? एल्युमिनियम के आयंस फ़िश गिल्स में फंस जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं क्लॉग्स मीन ब्लॉक कर देना। फ़िश गिल्स में को ब्लॉक कर देते हैं जिससे उनको सांस लेने में दुश्वारी आती है, सफोकेशन क्रिएट करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये पहला उसका क्या था, हम कह सकते हैं ये इफ़ेक्ट था, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी और एक्वेटिक और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। जी नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास, दूसरा पॉइंट है इसका कि ये बिल्डिंग्स को भी डैमेज करेगी। जाहिर सी बात है बिल्डिंग्स को डैमेज करेगी बेटा, जाहिर सी बात है। बिल्डिंग्स में ज़्यादातर आपको पता है जो मार्बल वगैरह लगा होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल वगैरह में, जो मार्बल बिल्डिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स होते हैं, जैसे हम ताजमहल की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मार्बल वगैरह होते हैं, इसमें मोनूमेंट्स वगैरह, कोई यादगार इमारतें होती हैं वो मार्बल वगैरह की बनी होती हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। जब एसिड रेन इसके ऊपर जाहिर सी बात है गिरेगी तो क्या करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट को डैमेज करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व कर लेगी, उसको डैमेज करेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेती है एसिड रेन। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व करके उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी, जिससे क्या होगा? जो बिल्डिंग्स का मार्बल है एक तो वो डल हो जाएगा और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड रेन जब भी गिरेगी कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी, डिज़ोल्व करके उसके साथ रिएक्शन करके उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी, डल कर देगी, शाइनिंग सरफेस ख़त्म हो जाएगी। एंड इरोडेड भी ख़त्म हो जाना, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देना। मार्बल की जो थिकनेस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी, ख़त्म होगी और ऐसा लगेगा मार्बल ख़त्म हो गया, टूट गया है, टूट फूट का शिकार हो गया, उसको भी डैमेज करेगी। नंबर 3, जाहिर सी बात है बेटा, यही एसिड रेन कहाँ पे गिरेगी? सॉइल के ऊपर भी गिरती है। तो जब सॉइल के ऊपर गिरेगी तो सॉइल की जो एसिडिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज। अब वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? एसिडिक सॉइल हो जाएगी ना, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। जब वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो उससे क्या होगा? सॉइल के ऊपर जो आपने कोई प्लांट्स वगैरह ग्रो किए हुए हैं, कोई क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन की हुई है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपने उगाए हुए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी, एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल में टॉक्सिक एसिड्स होते हैं, टॉक्सिक एसिड्स होंगे ना एसिडिक सॉइल में, और इसकी पीएच कम हो जाएगी, सॉइल की पीएच रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस, जिससे
टॉक्सिक एसिड होंगे उसमें, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अब उससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो भी डैमेज होंगे, क्रॉप्स भी क्या होंगी, डैमेज होंगी, ट्रीज़ हैं उसके ऊपर, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ऐसी जो क्या होगी, वो डैमेज होगी। और जिससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे, नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, ठीक है, और प्रॉब्लम होंगे, यानी कि वो भी सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी इसमें। इसको मैं रीड कर देता हूँ पॉइंट को। एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द सोइल, मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सोइल। इट आल्सो इंक्रीजेज टॉक्सिक मेटल्स इन सोइल दैट पॉइजन्स द वेजिटेशन वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह कोई उगाई हुई हैं वो भी डैमेज होंगी इससे। Even old trees are being affected due to acidity of the soil. Their growth is retarded. उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्डेड मीन रुक जाएगी। दे गेट ड्राई एंड डाई। ख़ास तौर पर उसने ये कहा है कि जो ओल्ड ट्रीज़ हैं, पुराने दरख्त हैं, जब बारिश उन पर गिरेगी तो जाहिर सी बात है वही एसिडिक वाटर उनकी रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो रूट्स वाटर जब लेंगे तो उनकी रूट्स डैमेज होंगी, तो वो ड्राई हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, कहता है कि ये तो एक तो एसिडिटी सोइल के थ्रू भी प्लांट्स को, ट्रीज़ को ख़त्म करते हैं। आखिरी पॉइंट इसका ये है, नंबर 4, कि ये डायरेक्ट भी प्लांट्स को डैमेज करते हैं, डायरेक्टली डैमेज द ट्रीज़ को एंड प्लांट्स को, उनको डायरेक्ट भी डैमेज करती है। लीव्स ऑफ द प्लांट्स उनको डैमेज करती है। बेटा एसिड रेन अगर सही तरीके से, जिस तरह एसिड रेन होती है ना, अगर ये दरख्तों के ऊपर डायरेक्ट गिरे, प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, जो उनके लीव्स हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, सम टाइम तो लीव्स में से होल सुराख भी हो जाते हैं, इतना डेंजरस है ये। और अगर ये एसिड रेन हमारे ऊपर गिर जाए, ह्यूमन बींग्स, इंसानों के ऊपर डायरेक्ट गिर जाए, तो इट कॉजेज़ एलर्जिक इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाती है, स्किन आपकी डैमेज हो सकती है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है ये, ठीक है, बहुत डेंजरस है ये। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ। वही बात आ गई, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ डैमेज प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड का मतलब वही कि वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेंगे, जैसे ग्रोथ करना चाहिए था वैसे नहीं करेंगे। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज़ रिड्यूसेस एंड अल्टीमेटली दे डाई, और ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी फिर क्या होता है, प्लांट्स जब उनके ऊपर एसिड रेन होगी, जाहिर सी बात है एसिडिटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, उनके रूट्स में फिर क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो उससे क्या होगा, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे उनको। जब उनके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनको, प्लांट्स को, ट्रीज़ को पूरे नहीं मिलेंगे, तो सर्दियों में और गर्मियों में शदीद गर्मियाँ बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी उनमें, ना शदीद सर्दी बर्दाश्त कर सकेंगे, वो ड्राई हो जाएंगे, वो खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स थे। बाकी पहले 2 पॉइंट्स में मैंने सारी बातें बता दी हैं, आप उसको रीड कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि शॉर्ट सा टॉपिक था, इजी था। और बाकी इसके साथ साथ एसिड रेन जहाँ पे होती है तो वहाँ पर फ़ौरन अगर हमारे ऊपर ये गिर जाए तो मैंने बताया उसके लिए भी डेंजरस होती है। तो खैर ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, आपने इनको सही तरीके से तैयार करना है और अच्छी तरह इसको याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।